हेलो फ्रेंड्स। एक लॉ स्टूडेंट, लॉ प्रोफेशनल, एक सामान्य नागरिक के रूप में आपको हमारे देश के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री यानी देश का कानूनी और संवैधानिक इतिहास क्या रहा है और हमारा संविधान और उसके बाद विधियाँ और आज की हमारी न्याय प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती है उसका ज्ञान होना चाहिए। आज देखते हैं ग्रांट ऑफ दीवानी, बंगाल की अदालत व्यवस्था। उसमें दो प्लान थे। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट, विनिमय अधिनियम भी कहा जाता है इसको, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट और 1780 का हेस्टिंग का प्लान और उसके साथ 1781 का सेटलमेंट एक्ट। और जो लीडिंग केसेज हैं आपके 3-4 या जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी लेंगे। ब्रीफ में समझते हैं। ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी क्या है? बंगाल के एरिया में जब ब्रिटिश वहाँ लगभग कामयाब हो गए, नए प्रशासन व्यवस्था और व्यापारी के रूप में किले बन गए, उनकी सेना बन गई, तो उनकी फिर मुग़लों के साथ या तब के जो शासक थे उनके साथ लड़ाइयाँ होने लगी। तो प्लासी का युद्ध हुआ जो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया, और 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर बिहार में पड़ता है और वहाँ जो विजय हुई, उस विजय के बाद लगभग सारा उनकी जीत होने के बाद जो दिल्ली का बादशाह था शाह आलम सेकंड, उसको लगा कि अब मैं किसी स्थिति में अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर सकता, तो उसने इलाहाबाद में 1765 में एक संधि की। उस संधि के पालना में तब का जो बंगाल था, जो आज बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो पूर्वी हिस्सा था, वो अंग्रेज़ों को इस शर्त पर दिया गया कि वहाँ नाम तो बादशाह का चलेगा, लेकिन वहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, रेवेन्यू को दीवानी कहा जाता था। दीवानी मामला, मामला मीन माल, दीवानी माल जो टैक्स के रूप में जनता से, व्यापारियों से, किसी भी रूप में किसानों से लेते थे, उस सारे हिस्से को दीवानी कहा जाता था। और दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को बादशाह के नाम पर वसूलते थे, लेकिन खुद रखते थे। ये अधिकार उनको दे दिया गया और बादशाह को बनारस और उसके इधर वाला हिस्सा जो दिल्ली आगरा की तरफ था वो बादशाह के पास रहने दिया गया। और फिर क्योंकि नाम बादशाह का चलाना था, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ अपनी मन मर्जी का नवाब कायम किया, जिसको नवाब सिराजुद्दौला बनाया गया। तो दीवानी व्यवस्था का मुख्य मतलब ये है कि जब दीवानी कर तो वसूलते थे अंग्रेज़ लोग बादशाह के नाम पर, लेकिन वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो बादशाह को या बादशाह के नवाब को खुद करनी थी। इस दोहरी व्यवस्था को ही दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया। और तब ये पूरे बंगाल यानी आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले हिस्से में चलने लगी। इसी को ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी अनुदान या दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों का एक ही काम था कि हर तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पैसा वसूलें और उनको प्रशासन के बदले में कुछ ना दें, क्योंकि प्रशासन राजा को करना था, नवाब को। और नवाब को साथ संधियां करके उसको इतना टाइट कर दिया गया था कि वो अपनी सेना नहीं रख सकता था। उस ज़माने में पुलिस नहीं होती थी, केवल सेना होती थी। सेना वो रख नहीं सकता था और इस वजह से वह शासन भी नहीं कर सकता था, प्रशासन भी। और इलाके में लूट मार, हर तरह के जो कांड थे वो बढ़ने लगे। जनता वहाँ की परेशान होने लगी और अंग्रेज़ अफसर और अंग्रेज़ कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया थी वो कमाई करने लगी। इस व्यवस्था की जब खबरें इंग्लैंड में पहुँची, तो इंग्लैंड को जो वहाँ का पार्लियामेंट थी या दूसरे सांसद थे या जनता थी, वो इस चीज़ को गलत मानने लगी और वो सोचने लगी कि वहाँ कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने वारेन हेस्टिंग नाम के गवर्नर को, जो तब तक मद्रास का गवर्नर था, उसको
बंगाल का या कलकत्ता का गवर्नर बनाकर वहाँ भेजा और उसको कहा गया कि आप शासन व्यवस्था चलाओ। तो उन्होंने जो वहाँ शासन व्यवस्था चलाई उसको कहा जाता है वारन हेस्टिंग का पहला प्लान, या उनकी उस व्यवस्था को अदालत सिस्टम ऑफ बंगाल या बंगाल की अदालत व्यवस्था भी कहा जाता है। वहाँ उन्होंने 2 चलाई थी। पहले प्लान में थी उनकी 1772 में बनी, उसको प्लान 1 कहा जाता है, और दूसरी जो बनाई गई थी वो 1774 में बनाई थी, उसको वारन हेस्टिंग का दूसरा प्लान कहा जाता है। इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। इन्होंने इसमें मुख्य किया क्या था, जैसे ही उनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के उन हिस्सों को जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर वसूलने के लिए दिए गए थे, दीवानी के रूप में दिए गए थे, वहाँ उन्होंने उन पूरे एरिया को 33 से 36 लगभग ज़िलों या यूनिट्स में बांट दिया। और फिर उन हर जगह पर एक अंग्रेज अधिकारी लगा दिया गया, जिसको तब कलेक्टर कहा गया। पहली बार कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, इसलिए हमारे कलेक्टर को आज भी कलेक्टर डीएम 2 नाम होते, डीएम एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डीएम वाली पावर उसको सीआरपी से आती है और कलेक्टर वाली पावर वही है जो कलेक्टर। आज भी हमारा कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू के मैटर में ज़िले का सबसे बड़ा अफसर है कलेक्ट करने के मामले, इसलिए उसको कलेक्टर शब्द कहा जाता है। और वो अंग्रेज लगा दिए गए या यूरोपियन लगा दिए गए और लगभग इस तरह से कि फिर वहाँ उनको उनकी अदालतें लगती थी। वहाँ 2 तरह की अदालतें खोली गई सिविल मैटर के लिए, जिनको मुफस्सिल दीवानी अदालत कहा गया उस हर ज़िले में, और जो फौजदारी मैटर्स के लिए, क्रिमिनल मैटर्स के लिए खोली गई उसको कहा गया मुफस्सिल फौजदारी अदालत। मुफस्सिल का मतलब होता है बाहरी या ग्रामीण एरिया, जो कलकत्ता से बाहर था उस सारे को मुफस्सिल कहा जाता था। फॉर एग्जांपल एक जगह के लिए, जैसे कोई एक शहर का होगा तो उड़ीसा के किसी कटक शहर का होगा तो कटक मुफस्सिल दीवानी अदालत, कटक मुफस्सिल फौजदारी अदालत। इस तरह से कोई भी नाम हर ज़िले को देता था। जिस तरह से आज भी हमारे ज़िलों में अदालतें काम करती हैं, जब वो फौजदारी का करती है तो उसको सेशन जज कहा जाता है, और जब वो दीवानी करती है तो उसको जिला जज कहा जाता है। लेकिन तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तब उसी कलेक्टर के पास 2 व्यवस्थाएं थी, लेकिन दोनों को मैटर्स को अलग अलग सुना जाता था, और दोनों को हल करने के लिए कलेक्टर के साथ 2-2 लोग और बिठाए जाते थे, जो लोकल भाषा या लोकल विधियों की जानकारी रखते थे, जो खास करके दीवानी मामलों के लिए जो होते थे। एक मौलवी बिठाया जाता था जो मुस्लिम विधियों के बताता था, और एक हिंदू पंडित होता था जो हिंदुओं की विधियों के बारे में उसको बताता, और उसको लेकर वो अंग्रेज कलेक्टर जो न्याय करता था। और फिर यदि उसकी कोई ज़रूरत है तो इसी में उन्होंने कलकत्ता में भी 2 अदालतें खोली, जो जिस तरह से आज हमारे हाई कोर्ट हैं, तब कलकत्ता में 2 बड़ी सदर खोली गई। सदर का मतलब होता है बहुत बड़ी। आज भी जैसे सदर का मतलब होता है सदर दरवाज़ा, सदर बाज़ार यानी बड़ा बाज़ार, बड़ा दरवाज़ा, तो इस तरह से वो सदर खोलेगी। उर्दू के शब्द अरबी के हैं, तो उसको कहा गया सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत। जो सदर दीवानी अदालत थी वो कलकत्ता में खोली गई। वहाँ उसका गवर्नर जनरल, उसको गवर्नर जो था वारन हेस्टिंग, उसको खुद सुनता था, और उसके साथ उसकी परिषद होती थी, और साथ में वो हिंदू पंडित और काजी की भी सलाह लेता था। और इसी तरह से जो फौजदारी थी अदालत, फौजदारी वाले मैटर को अंग्रेज़ों ने खुद नहीं सुनते थे, उसको नीचे भी काजी और उनके साथ मौलवी थे कलेक्टर के साथ, और वहाँ भी उसको जो नवाब सुनता था, जो इसका बादशाह का नवाब था, उसको अधिकार दे दिया गया कि फौजदारी मामले आप ही सुनोगे और आप ही निपटाओगे। तो उसके लिए उनके साथ एक चीफ काजी भी और 2 मुफ्ती और 2 मौलवी लगाए जाते थे, जो मुस्लिम विधियाँ, क्योंकि आप देखेंगे हमारी आज भी जो आईपीसी है वो पूरी तरह से मुस्लिम विधि का शोधन करके बनाई गई है। तो दंड विधियाँ जो थी वो मुसलमान या मुग़लों की चल रही थी उस वक्त भी, और इसीलिए दंड प्रक्रिया जो दंड विधियाँ थी वो उसी सिस्टम की देन है, मुग़ल विधियों की। उसी को रिफाइन करके आगे शोधन करके ही भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी। तो इसलिए मुस्लिम विधियाँ ही तब लागू होती थी। और इस तरह से इनकी अपीलें सदर फौजदारी अदालत और सदर
दीवानी अदालत कलकत्ता में होती थी। ये थी वारन हेस्टिंग की पहली व्यवस्था, जो इसको बंगाल की अदालत व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसके कमियां क्या थी? कमियां इसकी ये थी कि जो उसके अधिकारी थे वो विदेशी भाषा के जानकार थे, रिश्वतखोरी बहुत चलती थी, भाई भतीजावाद था, अधिकार उनको बहुत दे दिए थे, वो रेवेन्यू भी इकट्ठा करते थे, अदालतों का काम भी देखते थे, दूसरे काम भी देखते थे, तो काम ज़्यादा था, इस वजह से न्याय नहीं हो पाता था। तो ये व्यवस्था लगभग फेल होने लगी। तब वारन हेस्टिंग ने एक दूसरा प्लान बनाया 1774 में। अब की बार उसने जो किया, उसने जितने जो अंग्रेज कलेक्टर लगाए गए थे उन अंग्रेज कलेक्टरों को हटा के वहाँ भारतीय लोगों की नियुक्ति कर दी गई, जिनको यदि वो हिंदू होते थे तो उनको दीवान कहा जाता था, यदि वो मुस्लिम होते तो उनको आमिल कहा जाता था उर्दू के शब्द से। तो इस तरह से उसने हिंदू लोगों को या भारतीय लोगों को, लोकल नेटिव लोगों को कलेक्टर बना दिया गया। और इसके साथ उसने और क्या किया, पहले सभी 36 जिलों की अपीलें जो जाती थी कलकत्ता में, जैसे आज हमारे हाई कोर्ट में, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब उसने 6 और बना दी, 6 प्रोविंशियल काउंसिल या प्रांतीय परिषद की अदालतें और बना दी बड़ी बड़ी जगहों पर, ताकि वो सभी लोग पहले दीवान या कलेक्टर वाले मैटर को उस परिषद में जाए और उसके बाद आगे जाए। यानी पहले जो कलकत्ता की एक अदालत काम करती थी, अब उस हिसाब से 7 अदालतें या 6 अदालतें काम करने लगी अपील के रूप में, अपील अदालतों के रूप में। तो ये जो बनी थी, ये पटना, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, कलकत्ता, दिनजापुर और ढाका 6 जगह पर बनाई गई थी। और इनको अफसर लगभग इनके वही थे, प्रांतीय परिषदों में जो अफसर लगाए हुए अंग्रेज़ थे, और लोकल जो कलेक्टर वाली जगह पे लगा दिए थे वो दीवान लगा दिए गए थे। और इनको जो इनके यदि मैटर की अपील होती 1000 रुपये से ज़्यादा, कहीं कहीं किताबों में उसको पैगोडा लिखा है, कहीं रुपए लिखा है, असल में हिस्ट्री में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच रहता है सच झूठ का, तो इसको अपने विवेक से आप देख सकते हैं। तो 1000 रुपये से ज़्यादा यदि किसी प्रांतीय परिषद या प्रोविंशियल काउंसिल का मैटर है, तो उससे कोई अपील करता तो उसको फिर आगे सदर दीवानी अदालत में, गवर्नर की अदालत जो थी उसमें जा सकता था कलकत्ता में। तो इन सभी प्रांतीय परिषद, जो 6 प्रांतीय परिषद काम कर रही थी, ये रेवेन्यू का काम देखती थी और सिविल का भी देखती थी। इन दोनों के ऊपर, इन 6 प्रांतों के ऊपर पर्यवेक्षण या सुपरविजन के लिए एक रेवेन्यू कमेटी बना दी गई, जो कलकत्ता में बैठती थी, जो गवर्नर जनरल के या गवर्नर के लोग होते थे, उसके अधिकारी, जो इनको पूरा घूमकर इनको देखा करते थे। अब आता है कि इसकी कमियां क्या है। तो इसकी कमियां, ये 1774 वाला प्लान जो था ये 1780 तक चलता रहा। तो इसी दौर में जो 4 मुख्य लीडिंग केसेस जो पढ़ते हैं आप, वो सारे इसी के कहीं ना कहीं अधिकारों और वर्सव की लड़ाई का नतीजा थे, जिसमें नंद कुमार वाला केस 1775 था, वो गवर्नर जनरल और चीफ जज जो था कलकत्ता का, दोनों की मिलीभगत से उसको फांसी दी गई थी। जो पटना का केस था, वो पटना की जो प्रांतीय परिषद के अंग्रेज अधिकारी थे उसकी अकल की कमी, और जो उसके मौलवी और मुफ्ती थे उन्होंने अपने ज्ञान का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो पटना वाला केस हुआ। कमालुद्दीन नमक के मामले वाला मामला था, उसमें जो थी प्रीवी काउंसिल, जब प्रांतीय काउंसिल, प्रांतीय प्रोविंशियल काउंसिल के मैटर को सुप्रीम कोर्ट के झगड़े का नतीजा था। और जो चौथा था कोसी जुरा केस या काशीनाथ बाबू वाला मैटर, तब इस तरह से था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में आपस में झगड़े का नतीजा होने के कारण ये केस हुआ था। तो मुख्य जो कारण यही था कि इस एक्ट में भी जो 1774 वाला जो प्लान था वो भी फेल होने लगा या फेल हो गया। आखिर की इसकी जो कमियां थी वो 1780 में दूर की गई, 1781 वाले एक्ट में। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट। जब 1772 और 74 चल रहे थे तब रेगुलेटिंग एक्ट भी आ गया। ये कानून था एक, आप इसको, इसमें आप थोड़ा होच पोच मत हों। जो 1774 और 72 और 74 वाले जो प्लान थे वो कलकत्ता के गवर्नर ने लगाए थे, उसने चलाए थे उस सिस्टम को,
दीवानी व्यवस्था से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये प्लान लाया गया था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड में बना था, और ये क्यों बना था? ये तब बना था जब दीवानी व्यवस्था, जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, उसके कारण लोग परेशान थे। तो इंग्लैंड की संसद में ये सोचा गया कि लोगों को कुछ सुविधाएं दें, उनको और फ़ायदे होने चाहिए, और कंपनी की जो शासन व्यवस्था वहाँ चल रही है, दोहरी शासन व्यवस्था, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाए। तो एक काम तो पहले कर दिया था कंपनी ने कि गवर्नर को कलकत्ता वार्न हेस्टिंग को भेजा। दूसरा काम ये वहाँ की ब्रिटेन की संसद ने किया था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य जो कारण था ये था कि ब्रिटिश, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 से चल रही थी अब तक, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए थे। कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन लोग सुन रहे थे कि कंपनी के कर्मचारी वहाँ बहुत भ्रष्टाचार करें, उसके बावजूद कंपनी घाटे में जा रही थी। और कंपनी बार बार या तो बैंकों से पैसा उधारा ले रही थी या सरकार से मांग रही थी। सरकार उसको बंद नहीं करना चाहती थी। तब उसके कंट्रोल के लिए, अब देखते हैं जिस तरह आज हमारी कंपनियां घाटे में चलती हैं, बैंकों से पैसा लेती हैं और फिर वो चुका नहीं पाती, तो सेम व्यवस्था तब भी ये हाल था। इस तरह से एक एक्ट लाया गया रेगुलेटिंग, इसका मतलब विनिमय करना, यानी कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। 10 जून 1773 में ये ब्रिटेन की संसद में पास हुआ, और इसका सीधा सा मतलब था कि कंपनी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी किया जाए। इसके द्वारा जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, आपने पढ़ा कि जब कंपनी 1600 में बनी थी तो उसमें 24 लोग थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम करते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा उन 24 डायरेक्टर्स को हटा दिया गया और वहाँ केवल 6 लोग बनाए जिनको जज कहा जाता था, डायरेक्टर जज, और वो 4-4 साल के लिए बना दिए गए। उनको बनाने के लिए या चुनने के लिए भी जो उनकी शेयर होल्डिंग व्यवस्था थी वो 500 से पाउंड से बढ़ाकर 1000 पाउंड की, कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 पाउंड का शेयर है कंपनी में तभी वो उसमें जज डायरेक्टर बन सकता था। दूसरा बदलाव जो किया वो इंडिया में किया, बंगाल में। बंगाल की जो पोस्ट थी गवर्नर की, कलकत्ता वाले की, बंगाल की वार्न हेस्टिंग की, उसको बढ़ाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी तब तक अंग्रेज़ों के हाथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ, वो उनका सीनियर बना दिया गया गवर्नर जनरल। और आप देखेंगे कि ये व्यवस्था 1911 तक चलती रही। भारत की राजधानी कलकत्ता से ही 1911 तक गवर्न होती रही, जब तक 1911 तक दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया। अब इसमें एक और चीज़ बनाई गई, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और कलकत्ता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी खोलने की बात इस एक्ट में की गई, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो गवर्नर तो जनरल बनाया गया, उसके साथ 4 मेंबर और बना दिए गए जो परिषद कहलाती थी। और उस परिषद में गवर्नर को वोटिंग वीटो का राइट नहीं था, वो बात काट नहीं सकता था। यदि उन चारों में से बहुमत नहीं होता तब गवर्नर जनरल अपनी वोटिंग किसी साइड करके बात को तय करता, और इस तरह से बहुमत के आधार पर फैसला होता था। तो कर्मचारी, जो तब तक कर्मचारियों को छूट थी कि अपना निजी व्यापार भी कर सकते हैं, उस निजी व्यापार करने से कर्मचारियों को इस एक्ट के द्वारा रोक दिया गया। इसी एक्ट में बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये केवल कलकत्ता के लिए बनाया गया था, हालांकि इसके अधिकार स्पष्ट नहीं थे। तो ये कैसे बनता था? इसमें एक मुख्य जज था और 3 दूसरे जज थे जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जानी थी। और ये भी कहा गया कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो या सम्राट ना हटाए तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। तो पहले जो जज बनाए वो लॉर्ड इम्पे को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने, और जो कानून गवर्नर जनरल ने बनाने थे उन सब को पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रूवल ज़रूरी था। इस चीज़ से जो वार्न हेस्टिंग गवर्नर जनरल था वो परेशान हो गया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि इम्पे उसका पुराना दोस्त है, तो वो थोड़ा माहौल उसका
ठीक हुआ। अब आता है कि इसका जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को सुन सकता था। मोटे तौर पर उस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को कितना सुन सकेगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी मन मर्जी करता रहा। इसी तरह से जो केसेज हुए, जो कोसीजुरा काशीनाथ बाबू वाला या पटना वाला या दूसरा कमालुद्दीन वाला, वो इसी झगड़े का नतीजा थे कि उसका क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन स्पष्ट नहीं किया गया था। फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिविल, क्रिमिनल, समुद्री और अपीलें और ओरिजिनल मामले सुनता रहा और इस तरह से वो अपना काम करता रहा। इसके साथ वो कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्मिनर एंड गॉल डिलीवरी का काम भी करता रहा। ये चीज़ आवश्यक रूप से 2 नंबर की पूछी जाती है कि कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्मिनर क्या है एंड गॉल डिलीवरी क्या है। इसको आप अच्छी तरह से याद करें। फिर और वो कलकत्ता के लिए भी सुनता था और कलकत्ता के बाहर भी और दूसरों की अपीलें भी सुनता था। तो इस तरह से उसका क्षेत्राधिकार था भी और स्पष्ट भी नहीं था। यही झगड़े का कारण था। फिर दिया गया, जब अदालत व्यवस्था बनाएगी तो जो अपीलें सुनी जाती थी वहाँ सदर दीवानी अदालत के बाद, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया और इसकी जो आगे अपील थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक, प्रीवी काउंसिल तक होने लगी। अब इनकी जो कमियां थी, ये पूरे दोनों चीज़ों में कमियां आती रही। 1700 वारन हेस्टिंग वाले जो 1772-74 वाला प्लान था उसमें भी कमियां आई और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बना उसमें भी कमियां आई। झगड़े होते रहे, बहुत कुछ होता रहा। इसी दौरान जो पटना केस वाले लोग थे वो भी जेल में चले गए। कोसीजुरा वाला अटॉर्नी साहब जो वकील साहब थे वो भी जेल में गए, बेचारे मृत्यु हुई। और दोनों की, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की जजेज की आपस में बहुत ठानाठानी चलती रही। फिर आखिरकार 1780 का प्लान जो आया, वो प्लान भी वारन हेस्टिंग ने बनाया था। इस एक्ट में इसने अब ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मुझे सुलह करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सुलह करने का नतीजा हुआ कि उसने अब लॉर्ड इम्पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके साथ सुलह की और उनको ये कहा कि सदर दीवानी अदालत जिसका मैं आज तक जज था, उसको अब आप उसके जज बन जाइए। और इम्पे साहब सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए और साथ में सदर दीवानी अदालत के भी बन गए। और सदर दीवानी अदालत की अपीलें जब सुप्रीम कोर्ट जाती तो वहाँ भी इम्पे साहब सुनते। तो प्राकृतिक न्याय व्यवस्था के हिसाब से ये सिस्टम भी गलत था, लेकिन इम्पे साहब दोनों जगह सुनते रहे मामलों को। इसके साथ वारन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो पहले 6 प्रोविंशियल काउंसिल बनी थी 6 जगह पर, जो पटना, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका और बर्दवान में, वहाँ प्रोविंशियल काउंसिल के साथ साथ अब सिविल कोर्ट्स भी वहाँ बना दी गई। जिस तरह से हाई कोर्ट्स हैं हमारे, तो हाई कोर्ट तो अब एक है, वो दोनों मैटर सुन लेता है, लेकिन जजेज अलग अलग सुनते हैं। तब दोनों को अलग अलग करके बना दिया। पहले रेवेन्यू मैटर को सुनने वाली जो सिविल का कम सुनती थी, अब उनके साथ प्योर सिविल की और बना दी गई। तो इस तरह से दीवानों से या कलेक्टरों से मामले जिलों से वहाँ जाते सिविल के और रेवेन्यू के भी, और फिर वहाँ से अपील होके कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत में आती, वहाँ उसको इम्पे साहब सुनते और फिर यदि उसकी कोई ज़रूरत होती तो उसको कलकत्ते के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगी। केसेज आप चारों देखें आराम से इनको। अब आता है कि डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो भी चीज़ बनती है वो कभी 100% परफेक्ट नहीं होती। हम कितना भी विकास कर लें, कभी कोई भी 100% परफेक्शन कहीं किसी काम में नहीं आ सकती। तो 100% के परफेक्शन के चक्कर में हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। और यही चीज़ हमें यहाँ भी सीखने को मिलती है कि इतने एक्ट बनने के बाद भी चीज़ें सुधरी नहीं, तो उन सारी चीज़ों को सुधार के लिए फिर लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त अधिनियम 1781। ये इंग्लैंड की अदालत ने भेजा था, वहाँ से लागू किया था। इसके द्वारा क्या किया गया, अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी वो पहले डिफाइन नहीं की गई थी, परिभाषित नहीं की गई थी। उनका क्षेत्राधिकार भी परिभाषित नहीं था। यही कारण था कि काशीनाथ बाबू
और गवर्नर जनरल के मामला जो हुआ था दोनों के बीच, वो इसी का नतीजा था। और फिर था कि सदर दीवानी अदालत, SDA ब्रैकेट इसको शॉर्ट में लिखा है, और SNA सदर निजामत अदालत, जिसको सदर फौजदारी अदालत कहा गया है। ये क्योंकि कंपनी द्वारा बनाई गई थी, गवर्नर जनरल कंपनी का था, तो ये कानूनी नहीं थी। इनको लीगल शब्द तब तक इनको परिभाषित नहीं किया, इनको कंपनी की अदालतें कहा जाता था। इस एक्ट के द्वारा इनको कानूनी दर्जा दे दिया गया और इनकी अपीलें जो थी वो आगे होने लगी, इसलिए इन अदालतों को कानूनी जामा पहना दिया गया और ये कानूनी बना दी गई। और फिर ये था कि सदर दीवानी अदालतों से और सदर फौजदारी अदालतों से अब कलकत्ते के सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं होती थी। यदि कोई बात होती तो सीधी वहाँ से अपीलें अब इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल को होने लगी इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, अगर समझ लेंगे तो इजी रहेगा इस चीज़ को। दोबारा आप इसको सुनकर और देखकर समझ सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया। तो इस तरह से आप इसको इजी और आराम से 1-2 बार जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से समझ लेंगे, अदरवाइज़ ये पूरा आपको मुश्किल होगा। ग्रांट ऑफ दीवानी को आप देखें, वारन हेस्टिंग के दोनों प्लान जो 1772 और 74 और तीसरा 1780 वाला, तो ये वारन हेस्टिंग के प्लान हैं और इनको बंगाल की अदालत व्यवस्था भी कहा जाता है। फिर आप देख लें कि रेगुलेटिंग एक्ट है विनिमय अधिनियम, और इसके द्वारा कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इजी सा है, इसको आराम से आप करें और बढ़िया करें। फिर मिलते हैं। ओके, गुड लक, थैंक